स्टडी IQs चैनल मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। आज हमारे साथ हैं LIC ADO ऑफिसर विन्नी। विन्नी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ पर। थैंक यू सो मच सर। आप दूसरी बार आ रही हैं। हमने पहले एक वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड किया था जिसमें आपने LIC ADO ऑफिसर का जीवन कैसा होता है उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था। मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 25 से 30 हज़ार लोग एस्पिरेंट्स उसको देख चुके हैं और बहुत पॉजिटिव फीडबैक था। काफ़ी हेल्प आपके उस वीडियो ने की, तो आज दोबारा आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल LIC ADO का रिजल्ट आया है, मेंस का रिजल्ट आया है, और अब इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग जोन से स्टूडेंट्स करेंगे। तो उसी के बारे में कुछ गाइडेंस आप उनको कर सकें, तो आज का हमारा सेशन उस बारे में होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपसे किस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था सर, उसमें बेसिकली पैनल में 5 पर्सन थे। और उन पांचों के पांचों पर्सन्स ने अलग अलग क्वेश्चन किया था। तो बेसिकली पहले जब मैंने एंटर किया तो उस टाइम पे पहला बेसिक सबका जो क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो फर्स्ट पर्सन ने जो क्वेश्चन पूछा था मुझसे यही पूछा था। तो अपना जो इंट्रो है मैं जब दे ही रही थी तो उन्होंने बीच में स्टॉप करके नेक्स्ट पर्सन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। सबके पास रिज्यूमे था। तो उसमें से उन्होंने देखा कि एकेडमिक्स क्या है। तो उन्होंने देखा कि आपने मास्टर्स की हुई है, तो उन्होंने मुझसे अकाउंट से, मेरी मास्टर्स जो है वो कॉमर्स से हुई हुई है, तो उन्होंने मुझसे कॉमर्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। तो सेकंड वन ने ये क्वेश्चन पूछा। थर्ड वन ने मुझसे पूछा कि वाई यू चूज LIC। थर्ड ने LIC से रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछा। एंड द फोर्थ वन इज दैट डू यू नो हाउ टू प्रमोट इन दिस, कि प्रमोशन किस बेसिस पे होती है इसमें, वो क्वेश्चन था। एंड जो लास्ट वन था, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो उससे रिगार्डिंग था कि आपकी मतलब इंटेलिजेंस चेक के लिए था कि अपने आप को सिंगल वर्ड में डिफाइन करो। इस अकॉर्डिंग था। पांचों पैनल जो पैनल था उन्होंने सबने अकॉर्डिंगली सेट कर रखा था कि इस पर्सन ने इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछना है इस फील्ड में से। तो सबके फील्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। क्या ये जो ये पांचों बेसिकली पैनलिस्ट था। थे क्या ये जो हाँ पांचों जी। पैनलिस्ट थे क्या ये LIC से थे या ये अलग अलग फील्ड से होते हैं? या ये सारे LIC के ही थे। कुछ पर्सन जोन से थे, कुछ जोनल हेड्स थे, कुछ आगे। और जो हायर अथॉरिटीज पे हैं उनमें से जो एक पैनल रेडी किया जाता है बेसिकली, जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, और उनका कॉम्बिनेशन ही बेसिकली आता है। थे सारे के सारे एम्प्लॉयज LIC के ही। क्या ये जो पैनल होता है क्या ये बहुत फ्रेंडली होता है या ये स्ट्रेस इंटरव्यू भी हो सकता है? नहीं, मेरा पैनल बहुत अच्छा था, फ्रेंडली नेचर का था। उन्होंने बहुत मतलब, जैसे होता है ना कि हम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, एक बहुत ज्यादा डर होता है अंदर। तो सेम ऐसे ही था, बट उनके पास जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, जो मॉक इंटरव्यूज थे वो ज्यादा टफ थे या फिर ज्यादा हॉरिबल टाइप बोल सकते हैं। और जो मेन इंटरव्यू था वो बहुत फ्रेंडली नेचर का था और बहुत अच्छे से हुआ था। वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो विन्नी, जैसे कल रिजल्ट आया है तो इंटरव्यू हम कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर कुछ आपका आइडिया है? सर, इंटरव्यू होने के जो चांसेस हैं वो नियर अबाउट 15 to 20 डेज में हो जाएंगे। क्योंकि हमारे LIC में एक बेसिकली टास्क रहता है कि पहले इंटरनल इंटरव्यूज होते हैं, जस्ट लाइक प्रमोशन बेसिस के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट कंडक्ट हो चुके हैं LIC में। उसके बाद मार्केटिंग के लिए जो इंटरव्यूज होने हैं, बिफोर दैट AAOs के इंटरव्यू होंगे, उसके बाद ADO के इंटरव्यूज होंगे। पहले उनके होंगे ओपन मार्केट के। आफ्टर दैट जो है एशियन कैटेगरी के इंटरव्यूज होते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। और अभी ABMs के जो प्रमोशन वाले इंटरव्यूज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमारे इंटरव्यू स्टार्ट होने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। आफ्टर 2 or 3 डेज आ जाएगा नोटिफिकेशन इससे रिगार्डिंग। तो आप ये कह रही हैं कि 15 दिन मान के चल लें एक सेफ साइड पे, कि हाँ 15 दिन के आसपास हाँ, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे ADO के। बिल्कुल। हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इंटरव्यूज की बात करता हूँ, क्योंकि एक ADO का लाइफस्टाइल वो सब तो हम उस बारे में आपसे बात कर चुके हैं, और मैं हमारे जो स्टूडेंट्स आज हमसे जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि विनी ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि ADO का एक लाइफस्टाइल जो है वो थैंक यू। कैसा होता है।
एडीओ क्या काम करता है, किस तरह से, वो पूरा वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं स्टडी आई के ऊपर। तो आज मैं विन्नी, पहले इंटरव्यू के बारे में, जैसे आपका इंटरव्यू हुआ, आपने बताया कि पांचों पैनलिस्ट ने आपसे क्या क्या पूछा। ये या पहले तो ये बताइए, एक पैनलिस्ट जो है वो जनरली कितने क्वेश्चन पूछता है, और इंटरव्यू जनरली कितनी देर का होता है? बेसिकली इंटरव्यू ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कुछ पर्सन, मेरे टाइम पे जो इंटरव्यू था नियर अबाउट 30 to 35% का था इन अ फर्स्ट शिफ्ट। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। तो उस केस में जो किसी के 15 मिनट लग रहे थे, किसी के 20 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स तक इंटरव्यू रहा था। मेरा नियर अबाउट 25 to 30 मिनट्स का इंटरव्यू रहा था। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो आपका, मतलब आपके आंसर से सेटिस्फाइड जिस अकॉर्डिंग होगा उस अकॉर्डिंग ये रहता है। जैसे तो बैंक पैनल जो क्वेश्चंस बेसिक, सॉरी। जैसे बैंक पीओ के इंटरव्यू होते हैं, तो वो जनरली 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस के इंटरव्यू होते हैं वो थोड़े वो ना लेंदियर साइड होते हैं। या कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के ही मोर देन 15 मिनट्स इंटरव्यू थे ही सही। लेस देन 15 रेयरली ही किसी का था जो हमारा लेस देन 15 मिनट्स किसी का इंटरव्यू हुआ। अदरवाइज लेंदियर ही थे। लेंदी होते हैं। एक हाँ चीज मैंने नोटिस की है कि खास तौर पे जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनसे अकाउंटिंग रेशियोज या बैलेंस शीट या ये सब तो जरूर पूछा जाता है, चाहे वो बैंक पीओ हो चाहे वो कुछ भी हो। आपने भी बताया कि या आपसे कुछ ना कुछ उसी लाइन पे हाँ पूछा गया, जी क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि हम्म। कम किया हुआ है। तो जो बाकी सब्जेक्ट के जो लोग हैं, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई ह्यूमैनिटीज का है, किसी ने बीए करी हुई है, आपको क्या लगता है उनसे किस तरह से पूछा जाएंगे क्वेश्चंस? क्या उन्हें अपने सब्जेक्ट जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, क्या उनको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको गो थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो पैनल होता है उनमें ऑलमोस्ट सभी फील्ड के ही पर्सन्स होते हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है। तो अगर कोई कॉमर्स फील्ड का पैनल में है तो वो कॉमर्स से रिगार्डिंग अगर कोई कैंडिडेट आया तो उससे क्वेश्चन वो करते हैं, और अगर किसी और फील्ड से है तो उससे क्वेश्चन वो करते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि एटलीस्ट जिस फील्ड से हो उससे रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट्स की मुझे थी तो मैंने बताया कि हाँ, अकाउंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल पूछते हैं। तो थोड़ी बहुत आपको अपने फील्ड से रिगार्डिंग भी स्टडी करके जाना चाहिए बिफोर इंटरव्यू। वे नहीं, जैसे हम एडीओ जॉब के बारे में जानते हैं कि इसमें बहुत जो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म की नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, आपको लोगों को कन्विंस भी करना पड़ता है, आपको टीम लीड करनी पड़ती है, सेल्स ट्रेनिंग, बहुत कुछ होता है इस जॉब में। तो क्या हमें इंटरव्यू में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के हम या दबे हुए नज़र ना आए, और हमें थोड़ा सा जो है एक्सट्रोवर्ट या लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखाएं? क्या इस तरह की हमें कोशिश करनी चाहिए इंटरव्यू में? डेफिनेटली हमें एटलीस्ट यू नहीं शो करना चाहिए कि हम बिल्कुल इंट्रोवर्ट ही पर्सन हैं। जस्ट लाइक मान लो अब आपका फाइनल बेसिकली सिलेक्शन होना है कि इस जॉब के लिए, जस्ट लाइक आपने एक लीडर का रोल प्ले करना है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपकी वो चीज या वो स्पेशलिटी जरूर नोटिस की जाएगी कि हाँ, इस पर्सन में वो स्पेशलाइजेशन है कि ये उस जॉब को या फिर उस जो लीडर की जॉब है उसे प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इंटरव्यू के आगे आपको ये चीज जरूर मतलब शो करनी चाहिए, मतलब ऐसा टैलेंट आपको जरूर शो करना चाहिए कि या यू आर मेड फॉर दिस जॉब। और ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कैंडिडेट क्या करे, किस तरह से मतलब वो पेश आए, इसके बारे में आप कुछ टिप्स दे सकती हैं कैंडिडेट्स को? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, अगर आपने अपने मान लो कि प्रीवियस जॉब या प्रीवियस एकेडमिक टाइम पे कुछ ऐसा किया है जिसमें आपने लीड किया है, तो वो चीज जरूर मेंशन करें अपने रिज्यूमे में, या फिर इंटरव्यूअर को जरूर बताएं कि हाँ, वो आपसे मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन उनका होगा ही कि आप ये जॉब क्यों चूज कर रहे हैं, या फिर कि इसमें आपकी जो जॉब है आपको पता है क्या होगी। तो आपको एक अपना एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाँ, मैंने जस्ट लाइक मैंने अपने स्कूल टाइम में काफी ज्यादा फंक्शंस में वो किया था, एज अ लीड किया था। तो उसी अकॉर्डिंग आप भी बता सकते हैं कि हाँ, मैंने इस टाइम पे ये किया था, मैं उस चीज में मॉनिटर रहा था अपनी क्लास में या समथिंग। अगर आपके अंदर ऐसी कोई स्पेशलिटी है
ये चीज शो करके आप हमें उन्हें बता सकते हो कि या यू आर मेड फॉर दिस जॉब। या फिर मार्केटिंग आपका सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि ये जॉब बेसिकली मार्केटिंग से रिगार्डिंग है, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा शो करने के लिए या यू आर मेड फॉर दिस जॉब। तो इस तरह से कुछ बेसिक से फैक्टर्स हैं जो आप मतलब एटलीस्ट आपके पास 2 और 3 पॉइंट्स जरूर हो, जिससे आप उन्हें शो कर सको कि यस यू आर अ मार्केटिंग पर्सन और आप ये जॉब बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ 2 3 पॉइंट्स आप जरूर इस अकॉर्डिंग रेडी करके जाएं। विनी, कुछ ना कुछ इस जॉब को लेकर भी लोगों के मन में कंसर्न्स रहते हैं, कुछ ना कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, मिसकंसेप्शंस भी फैले हुए हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा इसमें सेल्स के टारगेट रहते हैं, या कुछ डोर टू डोर सेलिंग, या मतलब कुछ एक ऑफिसर लेवल का काम नहीं है, या ऐसा ऐसा कुछ है क्या? अब जैसे आपको 3 साल इस जॉब में हो गए हैं, तो क्या आप मुझे नेचर ऑफ द जॉब के बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं कि क्या ये कंसर्न्स कितने वैलिड हैं कि ये एक ऑफिसर लेवल की जॉब नहीं है, या इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स टारगेट है, या वर्क प्रेशर है? तो उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा गाइड कर सकती हैं आप? देखो पहले मैं स्टार्ट तीनों पॉइंट्स बताती हूँ सेल्स टारगेट के बारे में कि ऑफिसर की जॉब नहीं है, इसके बारे में। पहले तो सेल्स टारगेट, आजकल हम बैंक पीओ की जॉब करते हैं, उसमें भी हमें टारगेट्स है। इवन यहाँ पे तो हमें सिर्फ इंश्योरेंस ही सेल करना पड़ रहा है, वहाँ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड हर चीज के लिए हमें सेल करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। एक तो ये बहुत इजीएस्ट उस अकॉर्डिंग जॉब हो जाती है, एज वेल एज इसमें आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको मॉर्निंग 10 o'clock to 7 o'clock तक ऑफिस टाइम में रहना है, एज वेल एज अपना सारा टारगेट भी अचीव करना है। आप 2 आवर्स 3 आवर्स या 5 आवर्स मतलब अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट करके अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो। तो टारगेट बेस्ड तो ये है कि हाँ, सिर्फ यही टारगेट बेस्ड नहीं है, इसको आपने जस्ट वो कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि दिस जॉब इज टारगेट बेस्ड। ऑलमोस्ट आजकल सारी जॉब ही टारगेट बेस्ड ही है। सेकेंड वन इज, क्या क्वेश्चन था? दूसरा क्वेश्चन, जैसे ऑफिसर लाइक, जैसे डोर टू डोर सेलिंग, या मतलब एग्जैक्टली मार्केटिंग में क्या करना होता है? देखिए, फर्स्ट ईयर में कह सकती हूँ कि हाँ आपको लगेगा कि हमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मार्केट में जाना पड़ रहा है। अ, उस अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि हाँ ये हमने थोड़ी सी वो कर ली है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर में अपनी रिक्रूटमेंट बहुत अच्छे से कर ली है, मेन आपको एजेंट्स को रिक्रूट करना है। अगर आपकी टीम रिक्रूटमेंट बहुत अच्छे से हो गई है, तो आप ऑफिस में रह के भी अपनी टीम को लीड करके बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और ब्रांच, इवन हमारे जो ऑफिस में ब्रांच मैनेजर्स हैं, उससे ज्यादा कंफर्टेबल जॉब एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं। आपका खुद का लाइफस्टाइल, अपना खुद का टाइमिंग्स है कि मैं ऑफिस में 12 to 4 आपको अवेलेबल मिलूंगा, कोई भी काम है आपको उस टाइम पे आके आपको करना है। मार्केट में आपकी एक अलग से रेपुटेशन होगी, क्योंकि एक मार्केटिंग के पर्सन को लोग ज्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव में जॉब करता है। तो इवन 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में, मेरी पोस्टिंग रोहतक में है, तो ये लगा लो कि शायद मेरे पेरेंट्स इतने टाइम से रह रहे हैं, उनकी इतनी मार्केट में गुडविल नहीं होगी जितना लोग मुझे जानते हैं। ओ, ये तो वही है जो एलआईसी में जॉब करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपकी ये गुडविल भी क्रिएट होती है उस चीज से। कुछ कंसर्न्स इसमें कुछ जैसे आजकल आप देख रही हैं, एलआईसी थोड़ा माइल्ड रिलेटिवली थोड़ा प्राइवेटाइज हुआ, तो उसको हम्म लेकर हम्म हम्म क्या आपको लगता है कुछ कंसर्न्स हैं इस जॉब में, या जॉब सिक्योरिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं? देखिए, ये लगा लो कि हम जब रिक्रूटमेंट हमारा मार्केटिंग से रिगार्डिंग है, तो हम ये लगा लो 100 अगर पर्सन से मिल रहे हैं तो 90% के क्वेश्चन ही यही रहते हैं कि मैडम एलआईसी तो प्राइवेटाइज हो रही है, हम इसमें इंश्योरेंस एजेंट बने, तो फायदा क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें? तो एलआईसी का सिर्फ 5%, ओनली 5% शेयर मार्केट में आया है, और 95% स्टिल गवर्नमेंट के पास है, एलआईसी के पास है। और हम उसको कंपैरिजन करते हैं बैंक के साथ कि आपको क्या लगता है एसबीआई बैंक प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है? तो सेम क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछूंगी कि एसबीआई बैंक कैसा बैंक है, इज इट गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक? मैं आपका समझ गया, मतलब तो उसको हाँ, आप उससे बिल्कुल। क्या एनालॉजी ड्रॉ कर रही है वो मुझे बता दीजिए। हाँ, जस्ट यही कि जो एसबीआई है उसका 49% मार्केट में है और सिर्फ 51% गवर्नमेंट के पास है। स्टिल सभी लोग बोलते हैं कि एसबीआई बैंक हमारा गवर्नमेंट बैंक है। सेम इसी तरीके से एलआईसी का तो जस्ट 5% शेयर मार्केट में गया है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। एलआईसी स्टिल गवर्नमेंट कंपनी है और उसका मार्केट में ओवरऑल होल्ड है। बस इनफैक्ट यही चीज है कि
ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हम्म, का यही है कि 51% हाँ जी। के पास है, या बाकी हम्म। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के और द्वारा भी। इंश्योरेंस में तो प्लस पॉइंट ये है कि सिंगल इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्नमेंट है वो LIC ही है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। तो मार्केट, या हम्म। तो ये चीज है। जैसे अब आपको 3 साल हो गए हैं इस जॉब में, कोई ऐसी डाउन साइड आपको लगी ऑनेस्टली जो आप शेयर कर सकें, या कोई ऐसी चीज जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए इस जॉब में आने के लिए? क्या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हैं जिनके लिए जॉब ज़्यादा अच्छे से बनी है? कुछ ऐसी चीज जो आप पहले ही लोगों के साथ शेयर कर दें कि देखो, इस जॉब में आने से पहले ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, तो ये ध्यान रखना। हम्म, छोटी सी चीज जो मैंने अपने टाइम पर लैक कर दी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि फर्स्ट ईयर में हमारा बेसिक टारगेट रहता है कि ये हमें अचीव करनी है कि इतनी रिक्रूटमेंट्स करनी है। तो जब हमारा फर्स्ट ईयर का टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद हम रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं कि हमारा टारगेट कंप्लीट, वी आर नाउ कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर। तो हम अपने रिक्रूटमेंट को बंद कर देते हैं, या हम स्टेबल हो जाते हैं कि अभी कुछ टाइम हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम चल रहा है, हमारे इतने एजेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो वो सबसे लूपहोल माना जाता है, मतलब ये तरीके कि हमने अपने काम में ब्रेक नहीं लेना है कि एटलीस्ट 1-2 एजेंट्स हम वीकली या फिर मंथली बेसिस पे अगर 3-4 एजेंट्स की रिक्रूटमेंट करते रहे, अगर हम ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू रख रहे हैं तो आपकी जॉब भी बहुत स्मूथली चलेगी। एज वेल एज इस जॉब में प्लस पॉइंट ये है कि हम इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। तो आप अपनी सैलरी के अलावा मैक्सिमम इंसेंटिव भी अर्न कर सकते हैं। तो मैं बस यही सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप इस जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आफ्टर फर्स्ट ईयर भी अपनी रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू रखना, उसे स्टेबल मत होने देना, और यू कैन इजिली डू योर जॉब। फिर नहीं, जब आपने LIC एडीओ की जॉब ज्वाइन की थी तो क्या आपके पास और भी ऑप्शंस थे जिनको आपने छोड़कर ये ज्वाइन की थी, या आपका बस एडीओ में ही हुआ था? एक्चुअली उस टाइम पे मेरे मेंस क्लियर हो गए थे एक दो, लेकिन इंटरव्यू में मैं लैग कर गई थी और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ही था जो क्रैक हुआ था। सो दैट आई ऑप्टेड दिस। जैसे आपके बैचमेट्स हैं, क्या उनमें ऐसे हैं जिन्होंने इसको प्रायोरिटाइज किया ओवर सम ऑफ द अदर जॉब? जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि IBPS क्लर्क बेहतर है कि LIC एडीओ बेहतर है, या कुछ पूछते हैं कि बैंक पीओ बेहतर है कि LIC एडीओ बेहतर है। इस तरह के सवाल मुझे अक्सर आते हैं। तो क्योंकि आप तीन हाँ साल से जी। ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आई थिंक आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं ये बताने के लिए कि अगर किसी का IBPS क्लर्क या IBPS पीओ में होता है, तो उसके हम्म। मुकाबले अगर आप इनको कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकें तो स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प हो जाएगी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। मेरे जो बैचमेट्स थे जिनका और एग्जाम्स में क्लियर हो गया था, जस्ट लाइक RRB में हुआ था और बैंकिंग सेक्टर में हुआ था, तो उन्होंने अभी जब रिक्रूटमेंट्स निकली है उनकी एक्चुअली पोस्टिंग जो हुई थी वो दूर हुई थी, साउथ साइड पे हुई हुई है। तो उन्हें ये था कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत दूर रहते हैं। इवन जब ये ADO का एग्जाम निकला है तो जो बैंक POs थे उन्होंने भी एग्जाम अप्लाई किया था और इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उन्हें उन्होंने बात करके उन्हें पता रियलाइज होता था कि या यू आर, मतलब आपकी जॉब इतनी अच्छी है, आप एक होम टाउन में हैं अपने, एज वेल एज पैकेज जितना आपको हमें वहां मिल रहा है उतना ही सेम पैकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है और कंफर्टेबल जॉब है। तो उन्होंने उसके बाद ये अप्लाई किया। तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं उससे रिगार्डिंग कि बिल्कुल। ये कितनी वैसे सेटिस्फाइड था। कोई अगर मान लीजिए LIC एडीओ में काम कर रहा है, तो क्या उसके पास प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज हमेशा खुली रहती हैं? जैसे अगर मान लीजिए 1% हम मान लेते हैं कि उसे वो LIC एडीओ की जॉब पसंद नहीं आती, तो क्या बाद में उसके पास प्राइवेट में स्विच करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं? या दे कैन इजीली कर सकते हैं वो आपको। आप अगर करना चाहते हैं प्राइवेट में स्विच तो आप इजीली कर सकते हैं। बट ये जॉब करने के बाद इसमें जितने रिलैक्सेशन है, प्राइवेट में नो डाउट आपको प्रेशर रहता है, टारगेट हर जगह पे है। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो डबल ट्रिपल प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। यहाँ पे आपके ऊपर फर्स्ट ईयर में माना प्रेशर है, लेकिन उसके बाद प्रेशर आप खुद लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर आप ज्यादा अर्न करना चाहते हो, ज्यादा इंसेंटिव लेना चाहते हो, तो आपको प्रेशर ज्यादा लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक नॉर्मल प्रेशर में अपना जो वर्क करके उसको स्मूथली अपनी जॉब को रन कर। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें, मैं जानता हूँ आपके LIC कंडक्ट रूल्स आपको सैलरी बताने के लिए अलाउ नहीं करते, लेकिन एक अगर आप एक कंपैरिजन करें बैंक पीओ से, तो इसकी जो सैलरी होती है क्या वो एक बैंक पीओ के रफली इक्विवेलेंट होती है?
या ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। माइनर सा डिफरेंस रहता है इसमें, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उसके अलावा मिल जाते हैं, जस्ट लाइक बैंक में हमें इसमें हमें मील कूपन्स मिलते हैं एज पर पॉलिसी। मान लो आप वो आप इसको एलआईसी में ज्वाइन करते हैं तो आपको सॉरी, शायद सोडेक्सो कूपन्स वगैरह सुना था मैंने किसी से कि। या सोडेक, हाँ जी, सोडेक्सो कूपन्स वगैरह मिलते हैं इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कंपलसरी है आपकी अटेंडेंस, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कोई अटेंडेंस कंपल्सन नहीं है। इवन अगर सिंगल डे में हमारी टीम जो बेसिक क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर देती है, तो वी कैन अर्न इन अ सिंगल डे द होल अमाउंट, जो भी हमारा सोडेक्सो का अमाउंट है हम सिंगल डे में उसे अर्न कर सकते हैं। तो ये काफी प्लस पॉइंट्स हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। एक एक तो अच्छा ऑलमोस्ट एम्प्लॉय, बहुत एक अच्छा एम्प्लॉय, एक बहुत मोटिवेटेड एम्प्लॉय एक महीने में अगर लगा रहे तो अपनी सैलरी के कितने परसेंटेज तक वो इंसेंटिव अर्न कर सकता है? क्या वो अपनी सैलरी से ज्यादा भी इंसेंटिव अर्न कर सकता है? Yeah, definitely. So many people are earn the more than their salary. Even they can earn even 500 times than their salary. तो 500%, यानी 5 गुना तक वो सैलरी के भी। Yeah. ऐसे ऐसे Hmm. लोग देखे हैं आपने कि अपने आपको 3 साल हो गए हैं तो आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी सैलरी के 5-5 गुना तक कमा लिया एक महीने में? Definitely. Yeah. Even last 2 months before हमारे एक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्हें एक नाम दिया जाता है एसबीएस, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स। ठीक है, वो पर्सन जो प्रमोशन नहीं लेते। एलआईसी में क्या है, डेवलपमेंट ऑफिसर आफ्टर 5 years प्रमोशन ले सकता है फॉर एबीएम, लेकिन एबीएम बनने के बाद उनकी एक कंडीशन होती है कि उन्हें एक फिक्स सैलरी मिलती है। डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब में आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। तो दोज पर्सन हु आर अर्निंग इंसेंटिव, तो वो प्रमोशन लेते ही नहीं है, क्योंकि वो मोर देन एबीएम ब्रांच मैनेजर से ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं ऑन दैट पोस्ट। तो इवन लास्ट 2 months बिफोर अ पर्सन अर्न 32 लाख रुपीज एज इंसेंटिव, एक्स सैलरी के अलावा। अभी ये सुन के मुझे अभी याद आ गया, मैं अभी एक बहुत बड़े होटल में गुड़गांव में गया था। तो वहाँ पे ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया, एक मैनेजर से बात हो रही थी मेरी। तो वो मैनेजर जो थे वो पहले एक वेटर थे। तो उन्होंने ओके। कहा कि ओब्वियसली फिर वो इंटरनल प्रमोशन के थ्रू 8-9 साल बाद एक मैनेजर बने थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं वेटर था तो मैं ज़्यादा कमाता था। तो मैंने कहा कैसे? तो क्या बोले, हमारे यहाँ विदेशी गेस्ट वगैरह बहुत आते हैं, बहुत टिप मिलते थे, ये मिलते थे। और अब मैं मैनेजर हूँ तो अब मैं बस टाई पहन के आ जाता हूँ, वो एक अच्छा है, लेकिन मैं पैसा उतना नहीं कमा पाता। तो मुझे जब आपने कहा कि लोग अपना प्रमोशन छोड़ देते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एक उसकी याद आ गई। तो या ये बिल्कुल। बहुत इवन मोर। बहुत अमेजिंग चीज बताई आपने, क्योंकि मेरे को नहीं लगता सरकारी में नौकरी में कोई भी ऐसे, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं ना, बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं। जैसे ये सोचना गलत है कि सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें उनमें एक लैक ऑफ वो विगर नहीं है, या इस तरह की जो फैलाई जाती है जनरली चीजें, ऐसा नहीं है। कई लोग वास्तव में हाँ बहुत जी। मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं एक बैरियर लगता है हमेशा कि भाई मैं तो मतलब कितना भी काम कर लूं मैं इतना ही कमाऊंगा। तो क्योंकि जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, अगर दोनों का टाइम बाउंड ही प्रमोशन हो रहा है या उनकी सैलरी भी उतनी ही है, तो फिर अल्टीमेट बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है, उसका मोटिवेशन कम होने लगता है कि मैं क्यों ज्यादा करूं फिर। लेकिन बिल्कुल। हाँ, जो चीज आपने बताई वो सच में इस अच्छी है इस मामले में, कि जो हाईली मोटिवेटेड है उसके लिए ये एक बिल्कुल टेलर मेड जॉब है। या बिल्कुल, इसमें आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे या जितना ज्यादा टाइम देंगे अपनी जॉब को, उतना ज्यादा आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। और हम्म। फिर नहीं, स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि कुछ प्लीज हमें रेडीमेड आंसर बता दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली जो आप आंसर बताएंगे हर कोई वही सेम आंसर ही देके आएगा वहां पे। लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, अगर अगर हमसे ये पूछा जाए कि एलआईसी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका क्या आंसर दें हम? सर, आप आंसर पहले तो आप कंफर्टेबल लैंग्वेज में आंसर दीजिएगा, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, इधर इंग्लिश और हिंदी। और एलआईसी, आप ये बोल सकते हैं कि मैंने अपने टाइम में शायद मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, या मैंने प्रिपेयर किया था ये क्वेश्चन, कि एलआईसी में इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर में सिंगल ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी है। और साथ के साथ ये जो जॉब है एलआईसी की, ये मार्केटिंग बेस्ड जॉब है। और मेरे मास्टर्स में मैंने मार्केटिंग के बारे में बहुत स्टडी किया हुआ है, और मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था
कि मैं ऐसी जॉब करूँ जिसमें मैं लोगों से मिल सकूँ या फिर जस्ट लाइक एक्स्ट्रोवर्ट टाइप जॉब कर सकूँ। तो इसलिए मैंने ये जॉब ऑप्ट की या फिर मैं ये जॉब चूज़ कर रही कि मैं ये करना चाहती हूँ। ये काफ़ी अच्छा आंसर है, क्योंकि जॉब में हमें जब लोगों से बात करनी होगी, लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, यानी हमें एचआर वाला काम भी करना है, यानी हमें मार्केटिंग वाला काम भी करना है, तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, हमारी पर्सनैलिटी के बहुत सारे ऐसे पहलू उजागर होंगे जो अभी तक जिनके कभी हमें अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली थी कि हम उन्हें उन पे काम कर सकें। तो आई थिंक दिस दिस कैन बी बिल्कुल। हेल्पफुल। क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर क्वालिटी है जो इंटरव्यू पैनल किसी कैंडिडेट में ढूँढ रहा होता है कि हम इस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ आप बता सकती हैं? बेसिकली वो ये देख रहे होते हैं कि आप में स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, क्या आप में लीडरशिप क्वालिटी है या फिर नहीं है। या फिर आप इस जॉब के लिए मतलब आपसे वो ये ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपने इसके अलावा भी किसी और जॉब के लिए प्रिपेयर किया था? तो ऑब्वियस है मोस्टली इंश्योरेंस में जो भी पर्सन आया है वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा होता है। हुँ, तो हुँ। आपको वो घुमाने के लिए या फिर मोल्ड करने के लिए वो ज़रूर कहेंगे कि ये जॉब तो बिल्कुल अलग है आपके बैंकिंग सेक्टर से। बैंक में तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो ये तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो हुँ। आपको घुमाने के लिए इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना है कि आपको उससे रिगार्डिंग क्या आंसर देना है कि नो मैम आई कैन डू दिस जॉब बिकॉज़ बाकी आप अपना जो भी बताना चाहते हैं रीज़न, उस रीज़न के साथ आप बता सकते यानी यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड बेसिकली। हैं। या आपको बेसिक डटे रहना है कि नहीं, आप इसी जॉब के लिए कुछ स्टूडेंट्स हाँ पूछ रहे हैं जी। कि अगर हमारा गैप ईयर है तो क्या इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? जैसे 2019 में ग्रेजुएशन हुई थी, 4 साल हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं तब से। क्या ये सब चीज़ छुपानी चाहिए, ढकनी चाहिए या ऑनेस्टली बता देना चाहिए? ऑनेस्टली बताना चाहिए कि हाँ, हम इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे या जो भी आपका रीज़न था, आप वो बता सकते हैं। उसके अलावा मतलब आप हाइड करोगे उन्हें कुछ किसी न किसी बात से वो घुमा के आपसे पूछ ले सकते हैं या फिर आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न से बेटर है कि ट्रुथ बोलना। तो आप मैं तो कहूँगी सेफर साइड पे होके चलिए, अपना जो रियलिटी है वही बताइए। क्या जो इंटरव्यू है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इंश्योरेंस रिलेटेड पूछे जाएँगे या जनरल होंगे? जनरल क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इंटरव्यू इंटरव्यूअर ने मैं अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके गई थी कि हाँ, एलआईसी की हिस्ट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे कि एलआईसी के बारे में क्या जानते हो? सिंपल सा क्वेश्चन था एलआईसी के बारे में क्या जानते हो? तो उन्होंने 4-5 लाइन्स सुनने के बाद बोला कि ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत उससे रिगार्डिंग अगर आपकी फैमिली में कोई पॉलिसी है तो वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं कि कौन-सी पॉलिसी है या फिर फैमिली में किसके नाम पे पॉलिसी है। मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन कि आपकी फैमिली में किसके नाम पे पॉलिसी है या किसने पॉलिसी ली हुई है? तो आई सेड मम्मा-पापा और ब्रदर के नाम है। तो दे सेड कि ब्रदर की ले रखी है, आपकी पॉलिसी नहीं ली हुई। हुँ, हुँ, तो आई हुँ। सेड मैम मैं अब लूँगी अपनी पॉलिसी। तो वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हुँ, हुँ। या फिर कि आपकी जो फैमिली में पॉलिसी ली हुई है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो थोड़ा बहुत इंश्योरेंस के जो प्लान्स है उसके बारे में पढ़ के जाना। ये बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, जैसे ये क्वेश्चन है कि एलआईसी के बारे में कुछ बताइए। ये आसान क्वेश्चन नहीं है। मैं ये लगता आसान है क्योंकि एलआईसी एक सिर्फ़ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। एलआईसी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ ऑफ इंडिया। तो इस तरह की अगर आप बातें करेंगे वहाँ तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, यानी कि एलआईसी के बारे में आप अच्छा जानते हैं। और जो लेटेस्ट बिल्कुल। प्लान्स हैं, जैसे अभी जीवन आज़ाद प्लान आया था आई थिंक 3-4 महीने पहले। ये इस तरह हाँ का जी। जो लेटेस्ट प्लान्स हैं ये भी आप देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपकी कोई इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्यों नहीं है, जनरल जैसे बातें ज नॉर्मल बातें कर रहे हैं आप किसी से, उस तरह से आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अम, एक सबसे प्लस पॉइंट है कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लोग मतलब इंश्योरेंस मतलब एलआईसी का है, गवर्नमेंट और प्राइवेट के इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? तो सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है, वो सवर्जियन गारंटी का है। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट शो होगा कि सिर्फ एलआईसी के पास सवर्जियन कि वो क्या कर सकती है इन केस एलआईसी वैसे तो बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, इन केस एलआईसी डूब भी जाती है तो गवर्नमेंट आपको सवर्जियन गारंटी देती है कि आपके पैसे सेफर साइड पे है, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इंश्योरेंस सेक्टर में
सिर्फ ये एलआईसी के पास है, किसी और प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी में डिफरेंस क्रिएट होता है। LIC अगर कोई एडीओ ज्वाइन करता है फिर छोड़ना चाहे तो एक बॉन्ड भी होता है। इस बार शायद नोटिफिकेशन में कुछ साढ़े या 3 लाख रुपए का कुछ बॉन्ड लिखा है। तो उस हाँ चीज़ से जी। घबराने की जरूरत है, या 3 महीने की सैलरी है तो वो आराम से दिया जा सकता है 3 महीने काम करके ही? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे टाइम पे जब वो बोन था वो 25,000 रुपीज का था। तो एक दो पर्सन ने उसे मतलब बाद में कंटिजेंसी लिस्ट आई थी डबल की, एंड दे आर सिलेक्टेड फॉर डबल, तो उन्होंने इसे ड्रॉप आउट कर दिया था। तो उन्होंने 25,000 रुपीज पे करके ज्वाइन कर लिया था अदर। सेम इसी तरीके से है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। डेफिनेटली जॉब ज्वाइन करना, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, तो आप स्विच कर सकते हैं। जस्ट पे यूर 3 or 4 months सैलरी। तो विन्नी, आपने बहुत बेबाकी से और बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प होगी इससे। अ, हमारा जो प्लेटफॉर्म है आप जानती हैं उसमें मिलियंस ऑफ लोग जुड़े हुए हैं, और पिछला आपका वीडियो उसने भी हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स को गाइड किया है। तो मैं आपको एक बार फिर तंग करूंगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं मेरे पास। तो मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कोई विन्नी के लिए क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी या इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया पर मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो मैं विन्नी को एक बार फिर इनवाइट करूंगा हमारे चैनल पर, और फिर वो बाकी क्वेश्चंस ले सकती हैं। विन्नी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद LIC एडीओ के लिए गाइड करने में। एक जाने से पहले बस छोटी सी जल्दी से आप क्विकली अगर ये बता सकें कि जो प्रमोशन होती हैं LIC एडीओ में वो किस तरह से होती हैं, हायरार्की। आफ्टर 5, हाँ, एक्चुअली इसकी जो मेन हायरार्की है वो, आप जब ज्वाइन करते हैं यू ज्वाइन एज एन एडीओ। आफ्टर दैट आप प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, दैट इज पीडीओ। आफ्टर दैट आप डीओ बनते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद आपकी पोस्ट रेशियो के बेसिस पे आपकी प्रमोशन होती है, यू कैन बिकम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, आफ्टर दैट ब्रांच मैनेजर, देन डीएम, एसटीएम। दीज आर द बेसिकली हायरार्की ऑफ। या जब आप एडीओ के पोजीशन से ज्वाइन करती हैं तो आप सबसे ऊंचा कहाँ तक जा सकती हैं, अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, मोटिवेटेड हैं तो? आपकी अगर एज के बेसिस पे एज मैटर करती है, एज वेल एज आपकी जो आपका वर्क स्टाइल है वो मैटर करता है, तो उस बेसिस पे आप चेयरमैन की पोस्ट तक भी जा सकते हैं। आपका मतलब LIC का चेयरमैन? या जो एलआईसी का चेयरमैन है रिसेंट में, वो डेवलपमेंट ऑफिसर ही था पहले। सिद्धार्थ मोहंती की बात कर रही हैं आप, या MR कुमार सर की जो पहले या थे? सिद्धार्थ मोहंती। अब वैसे LIC में चेयरमैन पद खत्म भी हो रहा है, वैसे मैं बता दूं आपको, अगले साल जून 2024 से हाँ उस जी। CEO कहलाया कहलाया जाएगा। तो ये भी एक चेंज है। तो ये हाँ छोटी जी। छोटी चीजें भी मैं कहता हूँ कि आप जो जो भी लेटेस्ट चीजें चल रही हैं इंश्योरेंस सेक्टर में उनको भी हम्म। देखना चाहिए। अभी दो नई इंश्योरेंस कंपनी भारत में आ गई हैं, प्राइवेट हैं दोनों, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद 2011 के बाद लाइसेंस मिला है एक दो नई इंश्योरेंस कंपनीज को, कि वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आ सके। तो ये सब जो हैपनिंग्स हैं हम्म, इन्हें हम्म, इन पे भी नजर रखिए, क्या पता यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आए और वो फिर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दे। विनी, वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक बार और आपको। थैंक्स यू सर। श्योर, डेफिनेटली सर। थैंक यू सो इट्स मच। ऑलवेज प्लेजर टू मी। थैंक यू।